Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Conquest, Disease and Trade of Class 10th History, chapter number 3. So the pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. सो 16 सेंचुरी के टाइम पे क्या हुआ, अब जो पूरी दुनिया है वो और ज़्यादा छोटी हो चुकी थी। छोटी होने का मतलब ये है कि अब लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे थे, थोड़ा जल्दी जा पा रहे थे, क्योंकि अब जो यूरोपियन सेलर्स थे उनको एशिया तक आने का सी रूट पता चल गया था। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा कि किस तरीके से जो सी रूट है टू एशिया टू इंडिया वो यूरोपियंस ने ढूंढा था। ठीक है, और वो इंडिया को ही ढूंढ रहे थे और इंडिया को ढूंढते ढूंढते जैसे जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो अमेरिका की खोज कर देते हैं। तो मतलब कि अब यूरोपियंस को सी रूट पता चल गया है एशिया आने का, प्लस उनको अब अमेरिका भी पता चल गया है कि अमेरिका भी कुछ है। ठीक है, वहां पे भी जा सकते हैं वो लोग, वहां पे भी लोग रहते हैं, वहां के रिसोर्सेज भी अब यूरोपियंस यूज कर सकते हैं। For centuries before, the Indian Ocean had known a bustling trade with goods, people, knowledge, customs, etc., crisscrossing its water. So, पहले से ही मतलब कि 16th सेंचुरी से भी काफ़ी टाइम पहले से ही जो इंडियन ओशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होती थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सामान को खरीदते थे, बेचते थे। इंडियन ओशन के थ्रू लोग आते थे, जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सामान को लाते थे बेचने के लिए, कुछ खरीदने के लिए। ठीक है, पीपल अपने मतलब खुद आएंगे लोग तो उनके साथ उनकी नॉलेज आएगी, उनके साथ उनके कस्टम्स आएंगे, उनके कल्चर आएंगे, उनके आइडियाज आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि इंडियन ओशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था एशिया को बाकी वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए। सो काफी पहले से ही इंडियन ओशन काफी प्रोमिनेंट था। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दीज फ्लोज एंड अ क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो इंडिया और उससे जुड़े हुए जो आसपास के हमारे देश हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह, बांग्लादेश, ये सब इंक्लूड करके हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि हिस्ट्री में तो इतने ज़्यादा डिवीजन नहीं थे ना, तो मोटे मोटे तौर पे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो इस पूरी ट्रेड के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। इंडियन ओशन के थ्रू लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो बीच में इंडिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। इंडिया में बहुत सारे जो लोग हैं वो सामान को खरीदने के लिए आते थे, अपने सामान को बेचने के लिए आते थे। तो इन पूरे नेटवर्क्स में इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। द एंट्री ऑफ यूरोपियंस हेल्प्ड एक्सपेंड और रीडायरेक्ट सम ऑफ दीज फ्लोज टुवर्ड्स यूरोप। जब यूरोपियंस को हमारे इंडिया तक आने का सी रूट पता चल गया तो अब इंडिया आना और आसान हो गया उन लोगों के लिए, और इसकी वजह से जो यूरोपियन ट्रेड है प्लस जो इंडिया का रिलेशन है वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। अब और बड़े लेवल पे इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड होने लग गई। Before its discovery, America had been cut off from regular contact with rest of the world for millions of years. अब देखो यूरोपियंस और इवन एशियंस वगैरह को अमेरिका के बारे में कब पता चला, जब क्रिस्टोफर कोलंबस वहां पे पहुंचे। उससे पहले अमेरिकन्स को भी ज़्यादा नहीं पता था यूरोप एंड एशिया एंड अफ्रीका के बारे में। वहीं जो ये दूसरे जो कॉन्टिनेंट है यूरोप एशिया ये सारे, इनको भी अमेरिका के बारे में नहीं पता था। तो यूं कह सकते हैं कि अमेरिका की डिस्कवरी से पहले जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं वो एक तरीके से पूरी दुनिया से कट थे, मतलब कि वो अलग थे, दुनिया से उनका कोई नाता नहीं था। But from 16th century, its vast lands and abundant crops and minerals began to transform trades and lives everywhere. बट 16th सेंचुरी के बाद से क्या हुआ, जब लोगों को पता चल गया अमेरिका भी है तो फिर लोग वहां पे जाना शुरू करने लग गए, फिर लोग अमेरिका जाना शुरू करने लग गए। अमेरिका के भी जो लोग हैं हो सकता है उनको भी थोड़ा आइडिया लगाओ कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, तो उन्होंने भी, अमेरिका के जो लोग हैं वो भी हो सकता है दूसरे जगहों पे उन्होंने जाना शुरू किया हो। राइट, तो हुआ क्या कि अब अमेरिका काफी फ्लरिश कर रहा है। अमेरिका में काफी बड़े बड़े लैंड थे, वहाँ के अबेंडेंट क्रॉप है, काफी ज्यादा फसल उगाई जाती थी वहाँ पे, काफी मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पे, और इस सब की वजह से जो ट्रेड था पूरे वर्ल्ड वाइड उसमें चेंजेस आने लग गए और लोगों की जिंदगियां बदलने लग गई। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ही एग्जाम्पल लिया था कि किस तरीके से पोटैटो ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूरोप में लोगों की लाइफ को बेटर करने में।
और मतलब लोग काफ़ी हद तक पोटैटो के ऊपर डिपेंड कर गए थे। तो मतलब कि अमेरिका के डिस्कवरी के बाद ट्रेड ट्रांसफॉर्म हुआ, जो व्यापार है वो बदला, साथ ही साथ लोगों की जिंदगियों पे भी काफ़ी असर पड़ा। Precious metals, particularly silver from mines located in present-day Peru and Mexico, also enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. अब जैसा कि अभी हमने बोला कि जो अमेरिका है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो वहाँ पे प्रेशियस मेटल्स भी पाए जाते थे, पर्टिकुलरली सिल्वर, चांदी जो है वो पाया जाता था। और कहाँ पे, जो आज का पेरू एंड मैक्सिको है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिल्वर पाया जाता था। अब इसकी वजह से जो यूरोपियंस हैं उनकी वेल्थ काफ़ी इंक्रीज हो गई। मतलब कि अभी जो अमेरिका है पूरा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कैरिबियन, इन सबको मिला के हम अमेरिका कह रहे हैं। यहाँ के लोग एक तरीके से अनजान से हैं। एंड यूरोप जो है वो अमेरिका के मुकाबले काफ़ी डेवलप्ड था, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, अब साइंटिफिक एक तरीके से ग्रोथ उसने कर ली थी। अमेरिका में अभी ये सारी चीज़ें नहीं आई थी। तो हुआ क्या, जब यूरोपियंस को अमेरिका के बारे में पता चला तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वेल्थ है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मेटल्स वगैरह हैं। तो यूरोपियंस आके अमेरिका की जो लैंड है उसको एक्सप्लॉइट करने लग गए, और वहाँ पे जो मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, जो ये सिल्वर वगैरह पाए जाते हैं, उनको यूरोपियंस निकाल के अपने देश ले जाने लग गए। और इसकी वजह से क्या हुआ, यूरोप की वेल्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, एक तरीके से यूरोप माला माल हो गया। Legend spread in the 17th century Europe about South America's fabled wealth. अब हुआ क्या कि यूरोप में 17th सेंचुरी के टाइम पे कुछ लेजेंड्स स्प्रेड होने लग गए। लेजेंड्स मतलब क्या होता है, जो स्टोरीज होती हैं, जैसे लोक कथाएं होती हैं, वो हो सकता है सच्ची कहानियां भी हो सकता है उनमें सच्चाई ना भी हो, बट जो काफ़ी ऐसे फेमस स्टोरीज होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कहानियां, किस्से कहानियां जो हैं वो फैलने लग गए यूरोप में कि साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा वेल्थ है। इस तरीके की कहानियां लोग सुनने लग गए एक दूसरे से कि साउथ अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है, प्रेशियस मेटल्स वगैरह हैं। तो ये कहानियों में ये चीज़ चल रही थी। मैनी एक्सपीडिशंस सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराडो, द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। और क्योंकि लोगों ने कहानियों में सुना था कि साउथ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा वेल्थ है, और इसीलिए लोग जो हैं ये सोच के कि कहीं इस कहानी में सच्चाई तो नहीं, ये करके लोगों ने एक्सपीडिशन करनी शुरू कर दी। मतलब कि वो अमेरिका में जाना उन्होंने शुरू कर दिया कि उनको एल डोराडो सिटी मिल जाएगी, क्योंकि कहानियों में उन्होंने सुना था जो एल डोराडो है वो सिटी ऑफ गोल्ड है, कि वो सोने की एक तरीके से सिटी है। जैसे हम रामायण में सुनते हैं श्रीलंका जो है वो सोने की नगरी थी, इसी तरीके से यूरोप में ये कहानियां फैली हुई थी। इस तरीके से कहानियां लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि अमेरिका में एल डोराडो नाम की एक सिटी है जो कि सोने की सिटी है। तो लोग इस सिटी को ढूंढने के लिए अमेरिका आने लग गए ताकि वो भी माला माल हो जाए, उनके पास पैसा आने लगे। The Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by the mid 16th century. अब जो यूरोपियंस थे वो कोशिश कर रहे थे कि वो अमेरिका को कॉलोनाइज कर ले, उसको अपनी कॉलोनी बना ले, उस पर कब्जा कर ले, और वहां से फिर अपने जो एक तरीके से पूरे ऐशो आराम है उसको वो फंड करें। मतलब कि जिस तरीके से इंडिया को यूरोपियंस ने कॉलोनी बनाया, इसी तरीके से पहले वो अमेरिका को कॉलोनी बनाने की सोच रहे थे कि अमेरिका को पूरे तरीके से कॉलोनी बनाएंगे और फिर वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। तो ये जो अमेरिका को कॉलोनी बनाने का जो पूरा एक तरीके से सिलसिला है वो मिड 16th सेंचुरी तक काफ़ी तेज हो चुका था। पोर्तुगीज और स्पेनिश जो लोग हैं वो एक तरीके से लड़ रहे थे कि अमेरिका पे कौन कब्जा करेगा, अमेरिका को कौन कॉलोनी बनाएगा। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। अब अमेरिका को यूरोपियंस ने कॉलोनी बना लिया, पर अमेरिका के ऊपर ये जो कब्जा किया यूरोपियंस ने वो सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर फायर पावर की वजह से नहीं था। सुपीरियर फायर पावर का मतलब ऐसा नहीं था कि जो यूरोपियंस थे उनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार थे इसीलिए अमेरिका को वो जीत पाए। In fact, most powerful weapon of Spanish conquest was not a conventional military weapon at all. यहाँ तक कि जो स्पेनिश के जो काफ़ी पावरफुल वेपन्स हैं वो भी इस टाइम पे काफ़ी काम नहीं आए थे। मतलब अमेरिका को कॉन्कर करने में स्पेनिश कॉन्करर्स के जो एकदम पावरफुल वेपन्स हैं उनका भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका को इजीली यूरोपियंस ने कॉलोनी बना लिया।
It was the germs, such those of smallpox that they carried on their person. तो अमेरिका को कंट्रोल में किया यूरोपियंस ने थ्रू जर्म्स। हुआ क्या कि जो यूरोपियंस वगैरह हैं उनको स्मॉल पॉक्स जैसे जो बीमारियां हैं वो सब ऑलरेडी हो रखी थी। अब आपने सुना होगा ये बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक बार हो जाती हैं तो पर्सन उसके अगेंस्ट फिर इम्यूनिटी बिल्ड कर लेता है। मतलब कि मान लो किसी पर्सन को या मुझे जैसे स्मॉल पॉक्स हुआ तो एक बार मुझे वो होगा और उसके बाद मेरी बॉडी स्मॉल पॉक्स से लड़ना सीख लेगी और बाद में जब भी मेरी बॉडी स्मॉल पॉक्स के कांटेक्ट में आएगी तो वो स्मॉल पॉक्स के वायरस को मार देगी और मेरे को कुछ भी नहीं होगा, मतलब मैं ठीक रहूंगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरी बॉडी में स्मॉल पॉक्स आया है। राइट, तो ये क्या है, इम्यूनिटी गेन करना कि एक बार मेरे को स्मॉल पॉक्स हुआ, मेरे को बहुत बुरी हालत हुई, मेरे को बुखार हुआ, मुझे फीवर हुआ, सब कुछ हुआ, मेरे को बहुत बुरी हालत हुई, बट वंस आई गॉट वेल उसके बाद मेरी बॉडी को पता चल गया कि स्मॉल पॉक्स से कैसे लड़ना है। तो ये चीज जो है यूरोपियंस के अंदर थी। यूरोपियंस की जो बॉडी है वो बहुत सारे जर्म्स के अगेंस्ट उनमें इम्यूनिटी थी। बहुत सारे जो जर्म्स हैं उनसे यूरोपियंस की बॉडी लड़ना जानती थी। बट जो अमेरिका थे, अमेरिका में रहने वाले लोग थे, वो तो सालों से ही अलग रहे हैं। मान लो ये कोई जगह है, ठीक है, और ये दूसरी जगह है। अब यहाँ राइट तरफ जो जगह है इसमें जो जर्म्स वगैरह हैं वो अपने आप इस लेफ्ट वाली जगह पे नहीं पहुंच सकते। अगर ये दोनों जगहें अलग रहें, आइसोलेटेड रहें, इनमें से कोई भी पर्सन, इस जगह का पर्सन कोई भी इस जगह पे ना जाए और राइट तरफ का कोई भी पर्सन लेफ्ट तरफ ना आए, तो इससे क्या होगा कि इन लोगों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा और इसी वजह से जो ये बीमारियां हैं, जो जर्म्स है, वो नहीं फैल पाएंगे। तो यही चीज थी अमेरिका के साथ। अमेरिका जो है वो काफी टाइम से अलग था। अमेरिका के जो लोग हैं वो यूरोप से नहीं घुलते मिलते थे, यूरोप नहीं जाते थे, अलग रहते थे, उनको तो पता नहीं था यूरोप के बारे में। बट जब यूरोपियंस जो हैं अमेरिका आना शुरू हुए, चाहे एक दो पर्सन ही आना शुरू हुए, तो वो अपने साथ इन जर्म्स को लेके आए, इन बीमारियों को लेके आए। तो उनके अंदर ये बीमारियां ऑलरेडी थी मान लो, और जब वो यहाँ पे आए, अमेरिका आए, तो जो अमेरिका के लोग थे उनको भी वो बीमारी होने लग गई। अब दिक्कत ये थी कि यूरोपियंस तो काफी ज्यादा एक तरीके से स्ट्रांग थे इम्यूनिटी के मामले में कि यूरोपियंस की बॉडी को वो जर्म्स नहीं अफेक्ट कर रहे थे। बट जब वो जर्म्स यूरोपियंस अमेरिका लाए तो अमेरिकन की बॉडी जो है वो इन जर्म्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं थी उनमें। तो अमेरिका के जो लोग हैं वो बीमार होने लग गए और बहुत बड़े लेवल पे बीमार होने लग गए। तो हो क्या रहा था, यूरोप से लोग आ रहे थे, यूरोप के लोग जो हैं वो अपने साथ बीमारियां ला रहे थे, जानबूझ के नहीं ला रहे थे। अब बॉडी के अंदर मान लो बीमारी है, किसी को यहाँ पे हल्का फुल्का जुकाम हो रखा है मान लो, ठीक है, बट जब ये पर्सन हल्के फुल्के जुकाम के साथ अमेरिका में आएगा तो हो सकता है अमेरिका के जो लोग हैं उनको ये हल्का फुल्का जुकाम जो है वो कोई बहुत बड़ी बीमारी कर दे, ऐसी बीमारी हो जाए उस वायरस से कि लोगों की जान जाने लग जाए। अमेरिकन जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है सेम वायरस से, वही जो यूरोपियंस के लोग हैं उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो ठीक है क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी है। तो यही चीज हो रही थी अमेरिका में। स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव्ड अ डेडली किलर। स्मॉल पॉक्स जो है वो अमेरिका में काफी ज्यादा एक तरीके से डेडली, जानलेवा जो है साबित हुआ, क्योंकि ये जर्म, इसके खिलाफ अमेरिका के लोग इम्यूनिफाइड नहीं थे। Once introduced, it spread deep into the continent ahead, even if of any European reaching there. मतलब कि जो पूरा अमेरिका है उसमें जो स्मॉल पॉक्स के जर्म्स है वो इस कदर फैल गए थे कि वहां पे भले ही कोई यूरोपियन नहीं भी गया हो, अमेरिका के अगर किसी कोने पे यूरोपियन नहीं भी गया हो, फिर भी वहां पे जो जर्म है स्मॉल पॉक्स के वो फैल गए थे। मान लो कोई यूरोपियन इस जगह पे आए, ठीक है, वो यहां तक नहीं पहुंचे, बट जो जर्म्स हैं स्मॉल पॉक्स के वो पूरे अमेरिका में फैल गए, यहां तक आ गए और लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी, बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इट किल्ड एंड डिसिमेटेड होल कम्युनिटीज, पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट। तो मतलब बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिकन जो हैं उनकी डेथ हुई स्मॉल पॉक्स की वजह से, और इसीलिए जो यूरोपियंस हैं उनके लिए काफी आसान हो गया अमेरिकन के ऊपर कब्जा करना या उनको कॉन्कर करना। गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न अगेंस्ट द इन्वेडर्स। अब मान लो किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए गन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो गन्स तो कोई सामने वाला भी खरीद सकता है। मान लो अमेरिका है यहाँ पे, ठीक है, अब अमेरिका में जो यूरोपियंस हैं वो गन लेके आ रहे हैं कि हम गन के दम पे, बंदूक के दम पे अमेरिकन को अपने अंडर कर लेंगे,
बट अमेरिकन भी तो बंदूक खरीद सकते हैं ना, है ना, और वो इन्वेडर्स मतलब यूरोपियंस के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो गन या बंदूक, इन सारी चीजों के खिलाफ जो है लड़ा जा सकता है। जो अमेरिकन हैं वो लड़ सकते थे यूरोपियंस के खिलाफ अगर वो सिर्फ बंदूक वगैरह लेके आते तो, बट नॉट डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स टू विच कॉन्करर्स वर मोस्टली इम्यून। बट जो अमेरिकन हैं उनके पास स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीज से लड़ने का कोई भी तरीका नहीं था। जो इन्वेडर्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो अमेरिका में बीमारी लेके आए थे। अब बीमारी को कैसे वो एक तरीके से अपोज करें? कोई बंदूक वगैरह लेके आता तो हो सकता है भाई इनकी बंदूकें छीन लेंगे, कोई नई बंदूकें खरीद के यूरोपियंस को मार डालेंगे, इस तरीके का कुछ अमेरिकन करते। बट यूरोपियंस तो अपने साथ डिजीज लाए थे, बीमारी लाए थे, और उसका तोड़ अमेरिकन के पास नहीं था। जो यूरोपियंस हैं उनके पास तो इम्यूनिटी थी उस बीमारी के खिलाफ, बट अमेरिकन के पास नहीं थी, और इसीलिए अमेरिकन जो हैं उनकी जान बहुत ज्यादा एक तरीके से खतरे में हुई, बहुत सारे लोगों की जान गई, और जो यूरोपियंस है उनके लिए आसान हो गया अमेरिका को कॉन्कर करना। अंटिल 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप। 19th सेंचुरी तक यूरोप में भूखमरी और गरीबी बहुत ज्यादा थी। सिटीज वर क्राउडेड, जो सिटीज हैं, जो शहर हैं, वो बहुत ज्यादा क्राउडेड थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी सिटीज वगैरह में, और डेडली डिजीज फैलती थी, बीमारियां फैली हुई थी। बहुत ज्यादा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते थे, मतलब धर्म के बेसिस पे लोग जो हैं लड़ते थे। रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड, जो रिलीजियस डिसेंटर्स होते थे, डिसेंटर कौन होता है? ऐसे पर्सन जो कि स्टैब्लिश्ड बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस को मानने से इनकार करते हैं, कि जो आप बोल रहे हो, जो स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस है, हम उनको नहीं मानेंगे। तो ऐसे लोग जो नहीं मानते हैं स्टैब्लिश्ड बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस को, उनको डिसेंटर्स कहते हैं। तो रिलीजियस डिसेंटर्स मतलब ऐसे लोग जो धर्म को नहीं मान रहे थे या धर्म को क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसे लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया, उनको सजा दी गई। थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड यूरोप, और इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, लोग भुखमरी से मर रहे थे, लोग बीमारियों से जूझ रहे थे, इन सब की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूरोप छोड़कर अमेरिका भाग आए ताकि उनकी जान थोड़ी बची रहे। Here, by the 18th century, plantation worked by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets. अब 18th सेंचुरी तक क्या होने लगा अमेरिका में? अमेरिका में प्लांटेशन सेटअप कर दी थी यूरोपियंस ने। अभी हमने देखा कि जो यूरोपियंस हैं उन्होंने अमेरिका को कॉन्कर कर लिया, एक तरीके से अब अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना लिया। अब यूरोपियंस ने क्या किया? यहाँ पे प्लांटेशंस लगानी शुरू की, और इन प्लांटेशंस में काम कौन कर रहे हैं? अफ्रीका से कुछ स्लेव्स, कुछ जो बंधुआ मजदूर होते हैं, उनको पकड़ के लाया गया है। एक तरीके से जो बंधुआ हैं लोग, उनसे अमेरिका के प्लांटेशंस में काम करवाया जा रहा है। और ये प्लांटेशंस किसके हैं? यूरोपियंस के हैं। और इसमें जो भी सामान उग रहा है, जैसे कि कॉटन है, शुगर है, ये सारी चीजें किस लिए उग रही हैं? ताकि वो यूरोपियन मार्केट में बेची जा सके। तो अमेरिका में उग रही हैं, कौन उगा रहा है, कौन उन खेतों पे मेहनत कर रहा है? अफ्रीका के स्लेव्स। और फिर ये जब सामान उग जाएगा, जब क्रॉप उग जाएगी, तो ये कहाँ पे जाएगी? जाएगी यूरोप में। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ जो सीन है वो 18th सेंचुरी तक दिखने लगा था। Until well into 18th century, China and India were among the world's richest countries. तो 18th सेंचुरी तक भी चाइना और इंडिया जो है वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक थे। मतलब कि वर्ल्ड की जो सबसे अमीर देश हैं उनमें चाइना और इंडिया इंक्लूडेड थे। दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड, और मतलब वर्ल्ड में जब वो रिचेस्ट कंट्रीज हैं तो जो एशियन ट्रेड है उसमें भी काफी दबदबा था चाइना और इंडिया का। However, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contacts and reiterated into isolation. बट 15th सेंचुरी के बाद से क्या हुआ? धीरे धीरे करके चाइना जो है उसने दूसरे देशों से जो ट्रेड कर रहा था उसको कम कर दिया। मतलब वो अब बहुत ज्यादा दूसरे देशों से कांटेक्ट नहीं कर रहा था, और धीरे धीरे करके उसने क्या किया? कॉन्टेक्ट्स एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। वो आइसोलेशन मतलब कि एक तरीके से अकेलेपन में अलग वो होने लग गया। कौन? चाइना। चाइना जो है अब 15th सेंचुरी के बाद से पूरी दुनिया के साथ उसने ट्रेड कम कर दी, और अब वो अपने अपने में ही ट्रेड वगैरह करने लग गया। China's reduced rule and the rising importance of Americas gradually moved the center of world trade westward. अब देखो चाइना जो है वो ऐसी कंट्री थी जो कि काफी बड़ी थी वर्ल्ड ट्रेड के मामले में, बट धीरे धीरे करके क्या हुआ? चाइना ने ग्लोबल ट्रेड को कम कर दिया। अब जब चाइना ने ग्लोबल ट्रेड को कम किया
और अमेरिका को धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंस मिलने लग गई। इसकी वजह से जो पूरा ये जो वर्ल्ड ट्रेड है वो वेस्ट वर्ल्ड मूव हो गया। पहले जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स थे वो चाइना और इंडिया थे, ठीक है। मतलब कि जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती थी, जो व्यापार होता था, वो इंडिया और चाइना से होता था। बट चाइना का रोल थोड़ा कम हो गया। चाइना ने ग्लोबल जो ट्रेड है वो कम कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो अमेरिका है या जो वेस्ट तरफ है वहां पे फोकस बढ़ने लग गया। अमेरिका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा था यूरोपियंस को, रिसोर्सेस के लिए। वहां पे यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनी बना ली थी, खेती वगैरह करवा रहे थे। तो अब धीरे धीरे करके जो पूरा फोकस है वो अमेरिका पे चला गया। और अमेरिका पे फोकस तो चला गया, बट ट्रेड अभी भी कौन कर रहा है? यूरोपियंस। अमेरिका में जो प्लांटेशन वगैरह लग रही हैं वो किस लिए लग रही हैं? ताकि यूरोपियंस ट्रेड कर सके। तो बेसिकली धीरे धीरे करके क्या हुआ, अब यूरोप जो है वो नया सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड की तरह इमर्ज होने लग गया। पहले कौन थे? पहले इंडिया और चाइना थे वर्ल्ड ट्रेड के सेंटर, बट अब यूरोप जो है वो वर्ल्ड ट्रेड का एक तरीके से सेंटर बनने लग गया। रीजन ये था कि एक तो चाइना की ग्लोबल ट्रेड कम हो गई थी, दूसरा अमेरिका जो है वो इंपॉर्टेंस गेन करने लगा था। इन्हीं दो रीजंस की वजह से यूरोप जो है वो वर्ल्ड ट्रेड के सेंटर की तरह इमर्ज हुआ। जैसा भी हमने पढ़ा था कि जो अमेरिका है उसमें अफ्रीका के जो स्लेव्स हैं उनको ले जाया जा रहा था काम करवाने के लिए वहां पे प्लांटेशंस में। तो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो स्लेव्स हैं वो खड़े हुए हैं, और यहाँ पे 4 औरतें हैं और उनके साथ 2 बच्चे भी दिख रहे हैं। यहाँ पे ये 2 बच्चे भी हैं, और एक ये जो पर्सन है ये इन सबको इंस्पेक्ट कर रहा है। ये वाला जो पर्सन है ये इन स्लेव्स को इंस्पेक्ट कर रहा है, इनको अच्छे से जांच रहा है, परख रहा है कि इनमें से किसको वो खरीदेगा। और ये सारे जो स्लेव्स हैं वो सोल्ड होने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। और आप देखोगे कि यहाँ पे जो आदमी हैं, 7 आदमी खड़े हैं, ये लोग कितने अच्छे तरीके से एकदम तैयार होके रखे हैं। तो जो स्लेव्स थे वो कोशिश करते थे कि वो बेस्ट ड्रेस्ड होके जाएं, जिससे कि वो जो बायर है उसको अट्रैक्ट कर सकें और जो बायर है उनको खरीद सके। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन थी। ये जो प्रैक्टिस थी स्लेव्स की वो खैर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और बाद में इसको अबॉलिश कर दिया गया था। बट फिर भी ये जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे आपको इस पिक्चर के थ्रू शो की गई है कि किस तरीके से जो स्लेव्स हैं उनको खरीदा जाता था।